अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। यू आर वाचिंग गोल्डन बूट। आई एम योर होस्ट अली मिर्जा और मेरे साथ मौजूद हैं सहर याब अफरीदी। आइए नजर डालते हैं प्रोग्राम की आज की टॉप स्टोरीज पर। हार्ड वर्क पेज ऑफ। जी हाँ, एक कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो दिन रात मेहनत पर यकीन रखते हैं और अपनी ज़िंदगी में बहुत से नशेबो फराज से गुजरने के बावजूद उन्होंने एक वो लेवल अचीव किया फुटबॉल की दुनिया में जो हर कोई हासिल नहीं कर सका। उनके ऊपर एक पूरी स्टोरी हमने तैयार की है, कैसे वो गुजरे नशेबो फराज में से और कैसे इस कामयाबी तक पहुंचे। प्रोग्राम में आज शामिल करेंगे। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी के दरमियान हुआ मुकाबला और ये मैच सिटी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए 4-1 से अपने नाम कर लिया। इंग्लिश प्रीमियर लीग के एक और मैच में लिवरपूल ने वेस्ट हैम को 1-2 से आउट क्लास कर दिया। नॉटिंघम फॉरेस्ट और ब्राइटन के दरमियान होने वाला मैच नॉटिंघम फॉरेस्ट ने 3-1 से ब्राइटन को हराकर अपने नाम कर लिया। ब्रेंटफोर्ड वर्सेस चेल्सी के दरमियान होने वाले मैच में ब्रेंटफोर्ड ने चेल्सी को 2-0 से हराकर चेल्सी के लिए एक और सवालिया निशान खड़ा कर दिया। इंटर मिलान और यूवेंटस के दरमियान होने वाले मैच में इंटर मिलान ने यूवेंटस को 1-0 से नॉकआउट कर दिया और कोपा इटालिया के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ला लीगा के मैचेस की अगर बात करें तो सेल्टा वीगो ने एल्चे को 1-0 से शिकस्त देकर मैच अपने नाम कर लिया। रायो वायकानो वर्सेस बार्सिलोना के दरमियान होने वाले मैच में बार्सिलोना को बुरी शिकस्त का सामना। रायो वायकानो ने 2-1 से मैच अपने नाम कर लिया। रियल बेटिस और रियल सोसिएडाड के दरमियान होने वाले मैच में कोई टीम भी गोल स्कोर ना कर पाई और यह मैच ड्रॉ रहा। मायोर्का और एथलेटिको मैड्रिड के दरमियान होने वाले मैच में एथलेटिको मैड्रिड ने एक के मुकाबले में 3 गोल से मायोर्का को शिकस्त दे दी। अल्मरिया वर्सेस गिटाफे के दरमियान होने वाला मैच 2-1 से अल्मरिया ने अपने नाम कर लिया। और आज प्रोग्राम में आप देख सकेंगे क्या मेसी वाकई बार्सिलोना जा रहे हैं और क्या एलेक्सिया पोटियस दोबारा से खेल पाएंगी बार्सिलोना विमेंस टीम के लिए। जी हाँ, प्रोग्राम का आगाज करेंगे हम उस खिलाड़ी की दास्तान से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से नशेबो फराज देखे लेकिन इस कामयाबी तक वो पहुँचे जिस तक कोई ही पहुँच पाया है फुटबॉल की तारीख में। आइए आपको दिखाते हैं उनकी ये ज़िंदगी की दास्तान। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के शहर मदीरा में पैदा हुआ। उसकी पैदाइश एक गरीब घराने में हुई। उसकी इब्तदाई जिंदगी मुश्किलात से भरपूर रही। उसका बाप एक माली था और वो शराब नोशी का आदी था। वो 2005 में बीमारी के बायस इंतकाल कर गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की माँ घरों में खाना बनाती और सफाई का काम करती थी। उसकी मेहनत से क्रिस्टियानो रोनाल्डो के घर का खर्च चलता था। वो अपने एक इंटरव्यू में भी कह चुका है कि मेरे पास खेलने के लिए खिलौने नहीं होते थे। क्रिसमस पर भी मैं उदास रहता था। मैं अपना कमरा अपने एक भाई और 2 बहनों के साथ शेयर करता था। वो बचपन ही से फुटबॉल को अपनी तमाम परेशानियों से निजात का जरिया बना चुका था। उसने 8 साल की उम्र में इंडोरीना के लिए खेलना शुरू किया। ये उसकी जिंदगी का पहला फुटबॉल क्लब था। इब्तदाई दिनों में भी उसका टैलेंट काबिल दीद था और इसमें पेशावराना तहजीब की बहुतात देखी जाती थी। 11 साल की उम्र में वो पुर्तगाल के क्लब स्पोर्टिंग की तवज्जो हासिल करने में कामयाब हो गया। जब वो बड़ा हो रहा था सब जानते थे कि वो एक बासलाहियत खिलाड़ी है, मगर सब इससे इसके छोटे कद और इसकी दुबली जिसामत की वजह से छेड़ा भी करते थे। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था। वो कहता है कि मैं जानता था मुझ में सलाहियत है मगर फिर भी मुझे सबसे ज्यादा मेहनत करना होगी। इसी बुनियाद पर मैं कामयाब हो सकूंगा। अपनी स्कूल लाइफ में वो दीगर तालिब इल्मों में बहुत मशहूर था मगर असातिज़ा की नजर में वो इतना मकबूल ना हो सका। ज़राए का कहना है कि इसे अपने स्कूल टीचर पर कुर्सी गिराने की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया था। उसने कहा उस टीचर ने उसकी इंसल्ट की थी। उसे फुटबॉल क्लब लिस्बॉन के लिए अपने घर से दूर जाना पड़ा। ज़राए के मुताबिक वो कहता है वो अभी घर से दूर जाने के लिए तैयार नहीं था। मैं 11 साल का था। मैं स्पोर्टिंग लिस्बॉन की एकेडमी मूव हो गया। 15 साल की उम्र में उसका कैरियर शुरू होने से पहले ही खत्म होने के दहाने पर खड़ा था। उसे दिल की बीमारी हो गई थी। उसके दिल की धड़कन काबू में नहीं रहती थी और बहुत तेजी से धड़कती रहती थी। इस खतरनाक बीमारी की वजह से उसकी मौत भी वाकया हो सकती थी। डॉक्टर्स को इसकी जिंदगी बचाने के लिए उसकी सर्जरी करना थी। उसके दिल का ऑपरेशन कामयाब साबित हुआ। वो फिर से भागने लगा था, प्रैक्टिस करने लगा था। अपनी जिंदगी के सबसे अहम ख्वाबों की तकमील के लिए वो फिर से फुटबॉल खेलने लगा था। 2003 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 15 मिलियन पाउंड्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। वो इंग्लिश प्रीमियर लीग के क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलने वाला पहला पुर्तगाली खिलाड़ी था। जब इसने क्लब को बाकायदा ज्वाइन कर लिया तो क्लब के करता धरता सर एलेक्स फर्गसन ने इसे नंबर 7 की जर्सी दी और इसकी रहनुमाई की। 2009 में जब उसने इंग्लिश लीग से स्पेनिश लीग के क्लब रियल मैड्रिड के साथ मुआहदा किया तो वो फुटबॉल की तारीख का सबसे महंगा खिलाड़ी बन चुका था। उसकी ट्रांसफर के लिए 94 मिलियन यूरोज खर्च किए गए थे। उसने 10 साल के तवील अरसे तक रियल मैड्रिड के लिए फुटबॉल खेला, जिसके बाद वो 4 साल के लिए इतालवी लीग के क्लब यूवेंटस चला गया। 30 साल से जायद उम्र के खिलाड़ियों को अमूमी तौर पर इतना महंगा नहीं खरीदा जाता, मगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने साथ अपना शानदार स्टारडम भी ले जा रहा था।
वो अब तक अपने कैरियर में बहुत सी ट्रॉफीज जीत चुका है, जिनमें लीग टाइटल्स, यूरोपियन कप्स, यूरोपियन चैंपियनशिप। मगर इन तमाम कामयाबियों के बावजूद भी इसकी जिंदगी आसान नहीं थी। उसने हमेशा मेहनत और लगन के साथ बढ़ते रहने की जिद्दोजहद जारी रखी। वो कहता है कि मेरा जज्बा सिर्फ मेरे कोच, टीम मेंबर्स और मदाहों को खुश करना नहीं, बल्कि मैं जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में सीखता भी रहता हूँ। वो तमाम रुकावटों का सामना करने के बावजूद अपनी मंजिल की जानिब बढ़ता रहा। वो कहता है कि रुकावटें, मुश्किलें और मायूसियां भी जिंदगी के लिए अच्छी होती हैं। ये इंसान की कुव्वत इरादी को मजबूत बनाती हैं। वो अपने मदाहों को भी जिंदगी में कामयाबी का राज बताते हुए कहता है कि अपने आप पर यकीन रखना कामयाबी की कुंजी है। आप जिंदगी में किसी भी मुश्किल का सामना करें, इसका मुकाबला खुद एतमादी के साथ करें। वो बड़ी छोटी उम्र से ही अपने अंदर खुद एतमादी की सलाहियत पैदा कर चुका था। वो कहता है, मेरी जिंदगी में बहुत से मुश्किल हालात भी थे, मगर मैं हमेशा यही सोचकर आगे बढ़ता रहा कि मैं दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी हूँ। दुनिया में शायद ऐसा कोई भी नहीं जो अजीम इंसान न बनना चाहता हो, कामयाब न होना चाहता हो। बदकिस्मती यह है कि कामयाबी के लिए की जाने वाली मेहनत में बहुत कम लोग वक्त सर्फ करते हैं। कामयाबी का ख्वाब देखना और इस ख्वाब की ताबीर को हकीकत बनाना दो अलग बातें हैं। फैसला आपने करना है, आप क्या चाहते हैं और क्या कर सकते हैं। बासलाहियत होना अच्छी बात है, इससे भी अच्छी बात यह है कि आप अपनी सलाहियतों को पहचानते हुए उन्हें निखारें और अपनी सोची हुई मंजिल की जानिब बढ़ते चले जाएं। अपने आप से ये सवाल करना कि आप जो चाहते हैं वो कितनी शिद्दत से चाहते हैं। जब जवाब मिल जाए तो उसके लिए मेहनत कीजिए और खूब कीजिए। मंजिल से आपका फासला कम होना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, रोनाल्डो और पूरी दुनिया एक ये ऐसा नाम है जिसको जानती है, लेकिन इस पैकेज को चलाने की वजह भी ये थी कि अल नसर जो है वो अब तंग आ चुका है रोनाल्डो को, क्योंकि उस तरह की परफॉर्मेंस भी नहीं दे पाए और कुछ नखरे भी उनके नज़र आ रहे हैं। और आफरीदी ये ख़बरें भी आ रही हैं कि रोनाल्डो भी अब जाना चाह रहे हैं। और ये अभी कुछ ही दिन हुए थे वहाँ गए और उसके बाद इस तरह के उनके कोचेस भी फारिग करवा दिए, और अब जो है वो इस तरह की ख़बरों का आ जाना, ये कितना ख़तरनाक आपको लग रहा है? कह तो रहे हैं रियल मैड्रिड, लेकिन रियल मैड्रिड आपको लगता है ले लेगा रोनाल्डो को? एक्चुअली में सिचुएशन ये है कि अल नसर जो है उसकी भी खबरें आ रही है कि मैनेजमेंट भी अब रोनाल्डो के नखरों से तंग आना शुरू हो गई है। लेकिन उससे पहले रोनाल्डो बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। अल नसर में 2 टूर्नामेंट से ऑलरेडी आउट हो चुका है, और इवन लीग में भी जो था वो अल नसर पहले रोनाल्डो के आने से पहले टॉप कर रहा था, फिर दूसरे पोजीशन पे आ गया। अभी किंग्स कप का जो हार गए और नॉकआउट हो गए, उसमें भी रोनाल्डो की बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन नज़र आई। तो अब देखना पड़ेगा। अब रियल मैड्रिड वाली जो खबर है कि रियल मैड्रिड ये वापस जाना चाहते हैं, वो तो बहुत अरसे से, वो तो यूवेंटस से ही, जब यूवेंटस में 2018 में गए थे रियल मैड्रिड से, तो यूवेंटस से वापस वो रियल मैड्रिड ही जाना चाहते थे, लेकिन वो डील फाइनलाइज नहीं हो पाई। और रियल मैड्रिड की जो पॉलिसी है वो यूथ पे अब हो गई है। रियल मैड्रिड से क्यों गए थे? उन्होंने खुद भेजा था या चले गए थे? नहीं, रियल मैड्रिड से वो इसलिए गए थे कि कुछ इश्यूज फ्लोरेंटिनो पेरेज जो प्रेसिडेंट है उनके साथ बन गए थे, इनके ऊपर कुछ केसेस थे। लेकिन ये भी हमें देखने को मिल सकता है कि शायद रोनाल्डो अब हमें नजर भी ना आए खेलते हुए, ये भी कुछ खबरें हैं। और लेट्स सी क्या होता है फ्यूचर में। और लेकिन इनकी जो स्ट्रगल रही है और इनकी जो जिंदगी में मुश्किलात रही हैं, इन्होंने किस तरह से उसको फेस किया और यहाँ तक पहुँचे, ये अचीवमेंट भी किसी किसी स्पोर्ट्समैन के हिस्से में आती है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट। और यहाँ पर इंग्लिश प्रीमियर लीग में बहुत बड़ा मार्का और दोनों टीमें भरपूर तैयारी के साथ और बेहतरीन परफॉर्म करते हुए अभी तक यहाँ तक पहुँची हैं। मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल, और इनके दरमियान हुआ मैच, और ये मैच जो था बहुत ही क्रूशल मैच था दोनों टीम्स के लिए, क्योंकि दोनों को के लिए जीतना बहुत ज़रूरी था। और ये मैच जो है वो मैनचेस्टर सिटी ने आर्सेनल से जीत लिया है, और न सिर्फ मैच जीता है बल्कि कुछ और भी जीत लिया है। और वो क्या जीता है वो हम आपको बताएंगे। व्हाट अ मैच, मैनचेस्टर सिटी वर्सेस आर्सेनल। और यहाँ पर केविन डी ब्रुयने ज़बरदस्त खेल का मुजाहरा किया और 7वें और 54वें मिनट में 2 गोल्स अपनी टीम के लिए किए। स्टोन्स जो हैं वो 46वें मिनट में गोल किया उन्होंने, और अर्लिंग हालैंड जो कि बड़े मशहूर हैं सिर्फ टैप इन गोल्स में, और इसके ऊपर आज मैं ज़रूर बात करूंगा। उन्होंने अपनी टीम के लिए गोल किया और यूं 4 गोल्स के साथ सिटी ने ये मैच जीता। दूसरी तरफ से एक ही गोल हुआ आर्सेनल की तरफ से, बुकायो साका भी नहीं नज़र आए और भी बड़े बड़े खिलाड़ी नज़र नहीं आए। वो कहाँ गए या सिटी के खिलाफ नहीं खेल सकते, ये हम सब जानेंगे। यार जो होल्डिंग है उन्होंने 86वें मिनट में एक ही गोल किया। आफरीदी कहाँ गए, वो आर्टेटा की स्ट्रेटजीज कहाँ गए, वो खिलाड़ी कहाँ गई, वो सारी बातें कहाँ गई, वो सारी जो मेहनतें हैं, वो ट्रेनिंग और वो जो आर्टेटा की बातें थी कि हम ट्रेनिंग में ये करते हैं इसलिए हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है, यहाँ पे क्या हुआ है? एक्चुअली में आप 11 खिलाड़ियों से पूरा सीजन नहीं जीत सकते, ये तो एक वैलिड पॉइंट है। और वैसे भी आप देखें कि आर्सेनल जो है पूरी सीजन में आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रही है।
पिछले 2-3 मैचेस में उनकी जो फॉर्म गिरी है उसमें मेन रीजन इनकी इंजरीज का भी है। अब आप देखें इनकी जो विनिंग मेंटेलिटी थी, प्लेयर्स का एक दूसरे पे एतमाद था। अब गैब्रियल जो थे सेंटर बैक में, उनकी जो सलीबा के साथ पेयरिंग थी, उनको पता था कि अगर मुझसे गलती हो भी जाती है तो सलीबा ने कवर कर देना है। अब इस मैच में सबको पता था कि रॉब होल्डिंग जो है, जिन्होंने गोल भी किया आर्सेनल के लिए, वो एक वीक पॉइंट है, वीक लिंक है, उनको एक्सप्लॉइट करेगी मैनचेस्टर सिटी। वो अर्लिंग हालैंड को कंटेन नहीं कर सकते और ना डोब्राइन को कर सकते। और पहले गोल में भी हमें नजर आया कि रॉब होल्डिंग को इजीली नज ऑफ कर दिया था अर्लिंग हालैंड ने, और फिर डोब्राइन को हमने देखा कि आउटस्टैंडिंग फिनिश किया। आप जब ऐसे वर्ल्ड क्लास टीम के साथ खेल रहे हो जिनके पास 20 खिलाड़ी वर्ल्ड क्लास हों और उनके अगर इंजरीज आ भी जाती हैं तो उनके बेंच पे ही वर्ल्ड क्लास प्लेयर हो, लेकिन दूसरी तरफ आपकी टीम में सिर्फ 11 खिलाड़ी हो जिसमें से एक भी अगर इंजर्ड हो जाए तो आप 10 पे आ जाते हो, तो वो फिर कंपीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात यह है कि आर्सेनल इस मैच में मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट अगर अपनी स्ट्रेटेजीज, मुझे पर्सनली लगता है कि अगर थोड़ा सा बैकफुट पे चली जाती, आप मैनचेस्टर सिटी एतिहाद स्टेडियम में जा रहे हो, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स जो कि अभी यूरोप में सबसे टॉप फॉर्म में है और रियल मैड्रिड के साथ उनका चैंपियंस लीग सेमीफाइनल है, तो उनके अगेंस्ट आप बैकफुट पे जाओ, थोड़ा सा डिफेंसिव। इस मैच में भी उन्होंने अटैक किया और प्रेस किया, हाई प्रेस, और मैनचेस्टर सिटी ने कंटेन करके हाई प्रेस को आराम से, जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो काउंटर्स में भी गोल्स किए और बिल्कुल ही बेबस लग रही थी आर्सेनल सिटी के सामने। स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं, मैच स्टैट्स क्या हैं और किस टीम की तरफ से कितना जो है वो एफर्ट दिखाया गया है। आप देख रहे हैं 14 शॉट्स है सिटी की तरफ से, 8 ही थे आर्सेनल की तरफ से, 2 शॉट्स ऑन टारगेट थे आर्सेनल की तरफ से जिसमें से 1 गोल कन्वर्ट किया। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सिटी की तरफ से 9 शॉट्स ऑन टारगेट थे, यानी और भी गोल वो कर सकती थी, इतने मौके मिले उनको, लेकिन उसमें से 4 उन्होंने कन्वर्ट किए। पोजेशन भी ऑलमोस्ट बराबर था दोनों टीम्स के पास, सिर्फ 4 ही पॉइंट्स का जो है वो परसेंट का फर्क था और पासिस भी ऑलमोस्ट एक जितने थे, पास एक्यूरेसी भी आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट बराबर थी। कॉर्नर्स 3 मिले आर्सेनल को, 1 मिला मैनचेस्टर सिटी को। आफरीदी सारे खानों में जो है वो तकरीबन बराबरी रही है, लेकिन शॉट्स ऑन टारगेट पे बहुत ही ज़्यादा मौके दे दिए आर्सेनल ने सिटी को कि शुरू में संभल नहीं पाए जब 7वें ही मिनट में गोल हुआ है, और उसके बाद जब थोड़ा बैकफुट पे नहीं आना चाहिए था, ये डिफेंस नहीं करना चाहिए था, क्योंकि डिफेंस बहुत वीक लग रहा था और जिस तरह से बॉल छिन रहा था उनसे, वो हमें पहले कभी नजर नहीं आया आर्सेनल के इस तरह से। यही तो मसला है कि पिछले 3 मैचेस से आप देखें, उन्होंने वेस्ट हैम के साथ भी 2-2 बराबर किया, फिर लिवरपूल के साथ 2-2 बराबर किया, फिर साउथहैम्पटन के साथ 3-3 बराबर किया अभी रिसेंट मैच। तो वेस्ट हैम और साउथहैम्पटन वाले मैचेस तो इनको कंफर्म जीतने चाहिए थे। चलो लिवरपूल जो एक टॉप क्लब है उसमें आपने ड्रॉ कर लिया, आपको एक विन विन सिचुएशन है, लेकिन इस मैच में बिल्कुल एक हारी हुई टीम नजर आई और ये जो 4-1 का मार्जिन था, ये आराम से 7 गोल हो सकते थे। अर्लिंग हालैंड को बहुत ओपन चांसेस मिले जो कि यूजुअली वो बहुत आराम से फिनिश करते हैं। इस मैच में उनकी फिनिशिंग उस लेवल पे नहीं थी जिस लेवल पे वो होती है। अगर अपने चांसेस मैनचेस्टर सिटी क्लियरली फिनिश करते तो 7 गोल हो सकते थे। बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी, थॉमस पार्टे भी आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं, चलो सलीबा तो इंजर्ड हैं, लेकिन बाकी भी, साका भी बिल्कुल नजर नहीं आए इस मैच में, जो वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंसेस पूरे सीजन उन्होंने दी। बिल्कुल, और यहाँ पर सीधी आप किस तरह से देखते हैं आर्सेनल के लिए अब ये जो सफ़र है, अब पॉइंट्स टेबल पे पहले एक नज़र डाल लेते हैं और पॉइंट्स टेबल ज़रा दिखाइएगा और पॉइंट्स टेबल पे क्या सूरत हाल है ये आपके सामने आप देख रहे हैं। अब आर्सेनल 75 पॉइंट्स के साथ फर्स्ट पे है, जबकि दूसरे पे 73 पॉइंट्स के साथ मैनचेस्टर सिटी है। लेकिन आप अगर मैचेस पे देखें तो 33 मैचेस खेले हैं आर्सेनल ने, जबकि 31 खेले मैनचेस्टर सिटी ने। यहाँ से जो है वो आर्सेनल नीचे जा सकती है और टेबल, जैसे आफरीदी ने भी कहा था कि आई थिंक सो कि अब टेबल टॉपर्स मैनचेस्टर सिटी ही है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है दोनों अगले मैचेस सिटी हार जाए। हाँ, क्योंकि उनके पास अब जो है फिक्सचर लिस्ट उनकी ज्यादा पैक्ड है, मतलब उन्होंने चैंपियंस लीग में भी खेलना है, एफए कप का फाइनल भी है मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ और रियल मैड्रिड के साथ भी है और प्रीमियर लीग में भी। तो उनके अगर मैचेस देखें तो मैचेस आर्सेनल के कम हैं, उनके ज्यादा है, उनके ऊपर लोड ज्यादा है, लेकिन ये भी तो देखेंगे उनके पास बेंच स्ट्रेंथ कितनी है, उनके पास प्लेयर भी ज्यादा है। तो ये तो है कि क्या रिस्क ले सकती है कि अगले अपने प्रीमियर लीग के मैचेस में नए खिलाड़ियों को मौका दे दें या बेंच वाले प्लेयर्स को आगे ले आएं, और वो एक रिस्क भी हो सकता है।
हाँ ऑब्वियसली स्विच तो करेंगे। अब सारे मैचेस में वही 11 खिलाड़ी, तो वैसे भी पेप गार्डियोला जो है वो रेगुलरली स्विच करते रहते हैं प्लेयर्स को, और बेंच वाली भी प्लेयर्स वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं। मतलब आप देखेंगे आपके पास कभी मारेस बेंच पे बैठा होता है तो कभी ग्रीलिश बेंच पे बैठा हो, तो इस तरह के अगर आपके पास ऑप्शंस हैं तो। और वैसे भी आप मैनचेस्टर सिटी के पिछले 2-3 सीजन अगर देख लें जिसमें लिवरपूल एंड तक फाइट करती है और एंड आके आखिरी मैचेस में मैनचेस्टर सिटी टाइटल जीती है, उनका स्लो स्टार्ट होता है सीजन लेकिन एंड पे वो मुसलसल जीतना शुरू कर देती है। इस सीजन का भी फॉर्मेट यही था कि आर्सेनल अभी लीड कर रही थी अभी तक, क्योंकि वो सिटी का स्टार्ट जो था वो स्लो था, लेकिन अभी जो है वो मुसलसल। आपको लगता है अब जो है वो पॉइंट्स टेबल पे बर्तरी सिटी की ही होगी अब कुछ दिनों के बाद हमें देखने को मिलेगा, और आर्सेनल के लिए वो मीट करना मुश्किल हो जाएगा। एनीवेज ये मैच मैनचेस्टर सिटी आर्सेनल के दरमियान जो हुआ है 4-1 से सिटी ने ये मैच अपने नाम किया है, और प्लेयर हमने जो फीचर किए इस मैच में वो आप देख सकेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट। और आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है केविन डी ब्रुयने ने, 2 गोल्स किए अपनी टीम के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आफरीदी याद है आपको, किसी ने कहा भी था आप बूढ़े हो रहे हैं, उन्होंने कहा था तुमने मेरी बात का गलत मतलब निकाल लिया है, मेरे कहने का मतलब था मेरा तजुर्बा ज़्यादा हो रहा है, और वो दिखाया भी उन्होंने और साबित करके दिखाया अपने इस मैच में आर्सेनल के अगेंस्ट। स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं इनके इस मैच के क्या स्टैट्स थे और क्या परफॉर्मेंस थी इस मैच में। 9.3 रेटिंग थी, गोल्स 2 थे, असिस्ट 1 था, शॉट्स 4 थे, शॉट्स ऑन टारगेट 2 थे, बिग चांसेस जो क्रिएट किए वो 2 थे, टचेस जो थे वो 45 थे, एक्यूरेट पासेस जो है वो 24 थे आउट ऑफ 32, एरियल डोज 1 जो है वो 3 आउट ऑफ 3 थी। बेहतरीन परफॉर्मेंस। आफरीदी क्विक वर्ड्स फॉर केविन डी ब्रुयने। अब आगे बड़े मार के आ रहे हैं, एफए कप भी है, इसमें भी बर्तरी बरकरार रखनी है, चैंपियंस लीग, किस तरह से देखते हैं इनके इंपॉर्टेंस अगले मैचेस में और कहां कहां खेल सकते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, और इनका मेन जो एक चीज़ है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है कि बड़े मैच के खिलाड़ी हैं। अब देखिए आर्सेनल के अगेंस्ट एक टाइटल डिसाइडर मैच था, हालांकि अभी भी मैचेस तो रहते हैं लेकिन एक तरह से टाइटल डिसाइडर था, और उसमें उन्होंने अपनी 5 स्टार परफॉर्मेंस दिखाई। एग्जैक्टली जी हाँ, बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पे केविन डी ब्रुयने की। ये मैच मैनचेस्टर सिटी ने केविन डी ब्रुयने की बदौलत जो है वो अपने नाम किया है, 4-1 से ये मैच जीता है उन्होंने प्रीमियर लीग का। अब हम नेक्स्ट मैच की बात करेंगे, और नेक्स्ट मैच हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट मैच भी प्रीमियर लीग का, और यहाँ पर लिवरपूल और वेस्ट हैम के दरमियान ये मैच हुआ है। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। लिवरपूल जो कभी अच्छा खेल जाती है, कभी बुरा खेलती है, कभी अच्छा खेल के हार जाती है, कभी बुरा खेल के जीत जाती है, तो यहाँ पर क्या हुआ, 2-1 से ये मैच उन्होंने अपने नाम कर लिया है। जी हाँ, यहाँ पर बेहतरीन परफॉर्मेंस लिवरपूल की। कोडी गैक्पो 18वें मिनट में गोल किया उन्होंने अपनी टीम के लिए। मैटिप जो है वो 67वें मिनट में दूसरा गोल करने में कामयाब हुए, और पैकिटा जो है उन्होंने 12वें मिनट में वेस्ट हैम की तरफ से गोल किया, और ये पहला गोल था मैच का, लेकिन उसके बावजूद जो है वो वेस्ट हैम हार गई ये मैच। और स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं किस टीम की तरफ से कितने शॉट्स मिले और शॉट्स ऑन टारगेट कितने मिले। आप देख रहे हैं 7 शॉट्स से वेस्ट हैम के पास 20 शॉट्स थे, लिवरपूल के पास शॉट्स ऑन टारगेट 4 थे, 2 थे। वेस्ट हैम के पास पोजेशन 73% था, लिवरपूल के पास 27% था। वेस्ट हैम के पास पासेस भी आप देख रहे हैं 850 पासेस थे लिवरपूल के, दूसरी तरफ बहुत ही कम थे। और उसके साथ साथ आप देख रहे हैं एक्यूरेसी भी देख रहे हैं, कॉर्नर्स 6 मिले हैं लिवरपूल को, 3 मिले हैं वेस्ट हैम, और ये सूरत हाल थी पूरे मैच में दोनों टीम्स की तरफ से। आफरीदी पासेस से भी नज़र आ रहा है कि मैच में वही स्ट्रैटेजी लिवरपूल की। क्या आपको नहीं लगता कि क्लॉप ने कुछ नई स्ट्रैटेजी के साथ गए हैं, या इस वक्त प्रीमियर लीग में उनका बचना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो शायद उसको बचाने के लिए वो सिंपल एक स्टैटिक्स के साथ गए? और वेस्ट हैम की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं, क्योंकि मुश्किल से ही जीता मुझे तो लगता है लिवरपूल। एक्चुअली में वेस्ट हैम जो है अभी रेलीगेशन बैटल में है, तो इसलिए उनकी परफॉर्मेंसेस इंप्रूव होती जा रही हैं हर मैच में। आर्सेनल को भी उन्होंने ड्रॉ उनके साथ किया था, लेकिन लिवरपूल ने जो एक चीज छोटा सा एक ट्वीक किया है कि अलेक्जेंडर आर्नल्ड को मिडफील्ड में अभी खिलाना उन्होंने शुरू किया है। उनका मिडफील्ड वीक था इस सीजन, इवन जो पिछले सीजन के आउटस्टैंडिंग मिडफील्डर्स थे उनके फबिनियो और टियागो, ये सारे कुछ अरसा इस सीजन इंजर्ड थे, कुछ अरसा आउट ऑफ फॉर्म थे। जॉर्डन हेंडरसन भी आउट ऑफ फॉर्म कुछ टाइम पे थे, कुछ सीजन में आधा सीजन तो इंजर्ड थे। तो वो चीज़ें जो थी वो फैक्टर बहुत ज़्यादा मेजर प्ले किया है। जी हाँ बिल्कुल। और यहाँ पर पॉइंट्स टेबल ज़रा दिखाइएगा, पॉइंट्स टेबल पे क्या सूरत आ रहा है, लिवरपूल कहाँ पर स्टैंड कर रही है और वेस्ट हैम कहाँ पर है? जी हाँ,
ये आपके सामने आप देख रहे हैं। छठे नंबर पर लिवरपूल अभी भी है और तकरीबन 53 पॉइंट्स के साथ छठे पे है, 54 के साथ पांचवें पे एस्टन विला है और मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो 59 पॉइंट्स के साथ है। तो टॉप 4 में ख़त्म करने के लिए लिवरपूल को अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पर और लेट्स सी क्या आ सकते हैं, क्या जा सकते हैं टॉप 4 में या नहीं जा सकते, ये वक्त बताएगा। आफरीदी, इस मैच में जो प्लेयर हमने फीचर किए हैं उन पे नज़र डालते हैं और उनके स्टार्ट्स आपको दिखाते हैं। अलेक्जेंडर आर्नल्ड जो है उनको हमने फीचर किया है इस मैच में, बहुत ही ज़बरदस्त इनकी परफॉर्मेंस है। स्टैट्स आपके सामने हैं, 8.5 इनकी रेटिंग, असिस्ट 1 था, पास एक्यूरेसी 84 थी और 2 चांसेस क्रिएटेड किए इन्होंने। टचेस जो थे वो 123 थे, पासेस इनटू फाइनल थर्ड 14 थे। बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। आफरीदी, आप किस तरह से देखते हैं अलेक्जेंडर की परफॉर्मेंस को? बिल्कुल, जब से वो मिडफील्ड वाले रोल में आए हैं तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं और 125 पासेस आप टचेस अगर एक मैच में करते हैं तो आपके कैलिबर और कितनी इन्वॉल्वमेंट है इस मैच में आपकी और कितना इन्फ्लुएंस है आपका टीम के ऊपर। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट सीजन इन्हीं को मिडफील्ड में ही अगर खिलाएं तो ज़्यादा एक पोटेंशियल बन सकता है। ये भी क्लॉप का देखा गया, पोजीशंस भी चेंज कर देते हैं एनीवेज, लेकिन वो पोजीशन कोडी गैक्पो ने बड़ी ज़बरदस्त अपनी संभाली है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है और ब्रेक। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट। और इंटर मिलान और यूवेंटस के दरमियान मैच हुआ है और सेकंड लेग का जो मैच जो है वो 1-0 से इंटर मिलान ने अपने नाम किया है, नॉकआउट कर दिया यूवेंटस को और कोपा इटालिया के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है यहाँ पर इंटर मिलान ने। पहली लेग में जो था वो मैच एक से जो है वो बराबर रहा और यहाँ पर एक गोल करके ये मैच अपने नाम कर लिया इंटर मिलान ने। जी हाँ, यूवेंटस का सफ़र यहीं पर अख्ताम पजीर हुआ और उनका सफ़र ख़त्म किया है यहाँ पर इंटर मिलान ने 1-0 से ये मैच जीत कर। और दोनों लेग्स की अगर गोल्स की बात करें तो 2-1 से इंटर मिलान ने क्वालिफाई कर लिया है कोपा इटालिया के फाइनल के लिए, जबकि यूवेंटस अब कोपा इटालिया के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकती, बाहर हो गई है। ये इस मैच की हाईलाइट्स भी आपने देखी। यहाँ प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हमारे पास ट्वीट्स में क्या है। सबसे पहली ट्वीट आपको दिखाते हैं और यहाँ पर खुशखबरी है बार्सिलोना विमेंस टीम के लिए और वो खुशखबरी आप देख रहे हैं, आपके सामने कुर्सी पर बैठी हुई है वो खुशखबरी। एलेक्सिया पुटेज इज नेम्ड इन द बार्सिलोना स्क्वाड फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 9 months आउट इंजर्ड। आफरीदी 9 महीने की इंजरी थी, उसके बाद वापस आई हैं और बैलन डियोर जीता और बेशुमार एजाज़ात अपने नाम किए हैं एलेक्सिया ने। और कितनी बड़ी खुशखबरी है बार्सिलोना के लिए वापस उनका आना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है बार्सिलोना टीम की, पिछले सीजन भी चैंपियंस लीग भी जितवाया, ला लीगा भी जितवाया था और बैलन डियोर और फीफा बेस्ट प्लेयर भी बनी। अभी 9 महीने से इंजर्ड थी लेकिन बार्सिलोना की ओवरऑल टीम भी बहुत अच्छी है। फेमेनी की जो टीम है इनकी मुसलसल जीतती आ रही है, कंसेक्यूटिव कोई 60+ मैचेस जीत चुके हैं। तो इम्पैक्ट तो इतना ज़्यादा नज़र नहीं आया, लेकिन ये है कि इनके होने से जो फ़र्क पड़ता है वो इंडिस्पेंसिबल है इस टीम के लिए इनका होना। एग्जैक्टली और बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं और क्या ही इनकी अचीवमेंट्स भी हैं, ये आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पे। बैलन डियोर अभी इन्होंने जीता है और बहुत सी सेरेमनीज में बहुत से अवार्ड्स जीते हैं और इनका इंजर्ड हो जाना और इस तरह से फिर वापस आना, क्या इंजरी जो है वो इफेक्ट कर पाएगी अब इनकी इस परफॉर्मेंस पे और उस रन पे जिस पे वो चल रही थी। जी हाँ, नेक्स्ट ट्वीट हमारे पास कौन सी है? बायर्न म्यूनिख कुड ऑफर साडियो माने इन अ स्वैप डील फॉर विक्टर ओसिमन अकॉर्डिंग टू स्काई जर्मनी। आफरीदी, स्काई जर्मनी ने ये कहा है कि विक्टर ओसिमन जो है वो डील हो सकती है स्वैप की साडियो माने, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? एक्चुअली साडियो माने ने जो इंसिडेंट उनके साथ हुआ था, पंच किया था लीरा साने को, उसके बाद इनके साथ थोड़ा सा जो फेवर है वो कम हो गया है मैनेजमेंट का बायर्न म्यूनिख के। तो वो चाहते हैं कि किसी तरह इनको ऑफलोड किया जाए और ओसिमन क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स हैं अभी और डिमांड बहुत ज़्यादा है, सारे क्लब्स उनके पीछे हैं। तो अब देखें नेपोली के लिए डील तो अच्छी है क्योंकि ओसिमन को इस समर में उन्होंने बेचना तो है, किसी न किसी क्लब ने खरीद ही लेना है। अच्छा, ये नेपोली ने इनको बेचना है। एनीवेज, विक्टर ओसिमन अगर बायर्न म्यूनिख आते हैं तो बहुत 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 बड़ा इम्पैक्ट जो है वो बायर्न म्यूनिख की परफॉर्मेंस में पड़ सकता है इन पॉजिटिव वे। या नेक्स्ट ट्वीट आप देख रहे हैं स्क्रीन पर और नेक्स्ट ट्वीट कौन सी है? शेफील्ड यूनाइटेड आर प्रमोटेड टू द प्रीमियर लीग। और कितनी बड़ी ये खुशखबरी है आफरीदी शेफील्ड यूनाइटेड के लिए? बहुत बड़ी खुशखबरी है। प्रीमियर लीग में खेलना हर क्लब का एक ख्वाब होता है। शेफील्ड यूनाइटेड रेलीगेट हो गई थी, फिर यूएन जो आर्सेनल के गोलकीपर है रैम्सडेल, ये भी इन्हीं के प्लेयर थे और अभी वापस से प्रमोट हुए हैं, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल, प्रीमियर लीग में खेलना हर क्लब का ख्वाब होता है और यहाँ पर शेफील्ड के लिए ये खुशखबरी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है आपको वो दिखाते हैं और प्रोग्राम के शुरू में भी हमने आपको बताया कि बार्सिलोना में जा रहे हैं मेसी या नहीं, और ये है वो खबर। बार्सिलोना डायरेक्ट मैथ्यू एलेमे ने
We did not have any contact with Messi. He really likes to come to Barcelona. Was here for few days as usual, but we didn't speak. अफरीदी, ये खबरें कितनी हद तक इनकी तस्दीक हो चुकी है कि मैसी ने वर्बल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है या वर्बल उनको कह दिया है कि वो बार्सिलोना आ रहे हैं? पीएसजी में तो अब रुकना उनका नामुमकिन सा है, लेकिन बार्सिलोना जाना ये कुछ हमें समझ नहीं आ रहा, जो फाइनेंशियल क्राइसिस है और उसके साथ साथ और भी तरफ से ऑफर्स हैं उनको, यूएसए का जैसे आपने बताया वहाँ से भी है और मियामी से भी है, जो पैकम के जो क्लब है वहाँ से। तो किस तरह से आप देख रहे हैं इसको? एक्चुअली में ये ब्रेकिंग न्यूज़ आई थी कि क्योंकि मेसी जो थे वो बार्सिलोना पिछले कुछ दिनों में वो बार्सिलोना में थे, 2-3 दिन उन्होंने गुजारे बार्सिलोना में, और खबरें यही थी कि उन्होंने इवन वर्बल एग्रीमेंट, ब्रेकिंग न्यूज़ आई। फिर कुछ घंटे बाद बार्सिलोना के डायरेक्टर ने कहा कि नहीं, हमारी कोई ऐसी बात नहीं हुई, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हुआ। हाँ, हम ये ज़रूर कंफर्म करते हैं कि बार्सिलोना में ही है मेसी, लेकिन हमारी बातचीत नहीं हुई और ये एग्रीमेंट जो है जिसकी खबरें फैलाई जा रही है वो अभी तक साइन नहीं हुआ। और दूसरी बात आपकी ये कि वो किस तरह आ सकते हैं, तो बार्सिलोना बहुत सारे प्लेयर जो है ऑफलोड करेगी, समर में बेचेगी, जिसमें आंसू फाटे भी हैं, तो उससे वो रेवेन्यू जनरेट करेंगे। दूसरा, वेज बिल पे प्रेशर जो है कम होगा, तभी जाके मेसी को ये अफोर्ड कर सकते हैं, वरना तो नहीं कर सकते। पीएसजी की अगर बात की जाए तो पीएसजी के साथ इनके फादर ने, क्योंकि एजेंट है इनके फादर, तो उन्होंने कहा कि मेसी का जो सैलरी है वो आप रेस कर दे 37 मिलियन पर। तो दूसरी तरफ से सऊदीया से भी तो ऑफर आ गई है 400 मिलियन की, लेकिन अब रोनाल्डो का वापसी का सफर शुरू हो चुका है वहां से, क्या ये जा सकते हैं 400 मिलियन के ऊपर? अब मेसी जो है अभी भी पीक में है अपने, मतलब वो किसी भी क्लब में जा सकते हैं, कोई भी क्लब उनको खरीदेगा, तो वो 1-2 साल कोशिश करेंगे कि यूरोप में ही रहें, उसके बाद बिग मनी मूव के लिए वो चले जाएं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और यहाँ पर लेट्स सी बार्सिलोना में हमें खेलता हुआ नजर आएंगे मेसी या नहीं, वक्त बताएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, और ये नेक्स्ट ट्वीट बड़ी ही इंपॉर्टेंट ट्वीट है क्योंकि ये काफ़ी अरसे से गर्म है खबरें कि ग्लेजर फैमिली यूनाइटेड बेच रही है। पहले उन्होंने 6 बिलियन की ऑफ़र लगाई, फिर उन्होंने शेयर्स बेचने के लिए ऑफ़र किया है, और सर जिम रैटक्लिफ जो है उन्होंने वो ऑफ़र कबूल भी कर ली है, और इस तरीके से की है कि ग्लेजर्स भी उस पर एग्री हो रहे हैं कि कुछ शेयर्स वो खरीद लेते हैं और बाकी जो शेयर्स हैं वो ग्लेजर्स के पास ही रहे। लेकिन फैंस जो हैं वो बिल्कुल भी राज़ी नहीं हुए इस चीज़ के ऊपर। इसमें अफरीदी कतर भी इन्वॉल्व हुआ, बाकी गल्फ कंट्रीज से भी जो है वो हमें खबरें आई कि वो ख़रीदना चाह रहे हैं। जिम रैटक्लिफ जो है वो भी सामने आए। क्या है लेटेस्ट अब हैपनिंग स्टोरी, क्या है अभी? सर जिम रेडक्लिफ ने ग्लेजर्स फैमिली को एक ऑफ़र किया है कि आप अगर पूरी की पूरी शेयर्स नहीं बेचना चाहते और कुछ शेयर्स बेचना चाह रहे हैं तो उसमें मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, कुछ शेयर्स मैं ख़रीद लेता हूँ, कुछ शेयर जो हैं वो ऑलरेडी दूसरे शेयर होल्डर्स हैं वो उनको बेच देंगे। लेकिन जो जासिम है, शेख जासिम, वो पूरा टेक ओवर चाहते हैं, वो चाहते हैं कि पूरा क्लब उनके पास आए, जो कि अभी ग्लेजर्स शुरू में तो वो इंटरेस्टेड थी बेचने में, लेकिन अभी क्योंकि उनके बिजनेस इंटरेस्ट को फ़ायदा नहीं पहुंच रहा उससे पूरे शेयर्स बेचने से, तो वो, या यूँ कह लीजिए कि यूनाइटेड की परफॉर्मेंस अच्छी हो गई है, वो फैंस का एक प्रेशर शायद थोड़ा कम हुआ है। हाँ, लेकिन फैंस अभी भी चाहते हैं कि वो ग्लेजर्स फैमिली से छुटकारा हासिल करे, इसलिए अभी फैंस के मतलब वो इस न्यूज़ से बहुत नाराज़ हैं कि जिम रेडक्लिफ जो कि अभी तक यूके के बंदे थे, सर जो शेख जासिम थे, उन पे जिम रेडक्लिफ को जो यूनाइटेड फैंस हैं वो तरजीह दे रहे थे, लेकिन इस न्यूज़ के बाद वो जासिम को ही चाहेंगे कि खरीद ले। एग्जैक्टली, ये ट्वीट है जो आपने देखी ग्लेजर फैमिली से रिलेटेड, और यूनाइटेड का फ्यूचर क्या होगा ये आप जान सकेंगे नेक्स्ट हमारे शोज़ के अंदर। कल आपसे दोबारा रात को मुलाकात होगी प्रोग्राम गोल्डन बूट में। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा और सहरयाब आफरीदी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैंपियंस। अल्लाह हाफिज़।